दिस इज मी अंकिता, वेलकम टू माय चैनल एसी एडू। हम आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज इक्वालिटी। सो इससे भी पहले इसी बुक के मैंने और 2 चैप्टर पे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे आप लोगों की ह्यूज रिस्पॉन्सेज थी, जो मैसेजेस थे, मुझे देख के लगा कि हाँ सच में आप लोगों को शायद मदद मिली है। तो मैंने सोचा कि इसको भी कंटिन्यू करते हैं साथ साथ में, बिकॉज मेरे 12th के वीडियोस आ रहे हैं, तो उस वजह से जो है क्लास 11 के वीडियोस ठीक से नहीं आ पा रहे। बट मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके अच्छे से आपका जो ये सिलेबस है सारा कवर करवा दूं। सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, जो न्यू सिलेबस आया है उसमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई चेंजेस नहीं है। जो आपके पहले बुक में जो था वही आपको पढ़ना है। इसमें कोई टॉपिक में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपको इसमें 4 टॉपिक्स पढ़ना है, ये नोट कर लो। फर्स्ट इज व्हाट इज इक्वालिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी, थर्ड है डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, एंड फोर्थ है हाउ डू वी प्रमोट इक्वालिटी, हम कैसे इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक्स जो है आपके एनसीईआरटी में भी है, तो एनसीईआरटी पे आप पूरा भरोसा कर सकते हो, उसको प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखो, चैप्टर का नाम है इक्वालिटी, तो हमें पहले जानना होगा इक्वालिटी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड मैं आपको इतना कह सकती हूँ चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको अच्छे से सुनते हो या पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी। ठीक है, आप एक अवेयर बनोगे। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो एंड अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो इसके पीछे वो जो जिस्ट है ना, ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपको कैसे अवेयर बनाना चाह रहे, वो है। ठीक है, कि आप अपने इक्वालिटी के थ्रू जो है आप कैसे अवेयरनेस फैला सकते हो, अपने आप में अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। ओके, तो देखो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी, जो कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ना, वाई इक्वालिटी मैटर्स, उसमें ही आप डाल सकते हो। तो मैं उसको वैसे बताऊंगी कि वाई इक्वालिटी मैटर, हमारे लिए इक्वालिटी क्यों मैटर करता है, इक्वालिटी आखिर होती क्या है। ठीक है, इक्वालिटी मतलब क्या होती है यार, आप लोगों को यही लगेगा कि इक्वालिटी में सबको इक्वल राइट्स दे दो। ठीक है, ओके, ठीक है, इक्वल राइट्स दे दो। बट इस चैप्टर में आपको एक अलग डेफिनेशन में बताऊंगी कि इक्वालिटी क्या होती है। फर्स्ट देखते हैं वाई इक्वालिटी मैटर्स। अब ये जो टर्म है इक्वालिटी, ये ना बहुत पहले से चल रहा है। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा 9th या 10th में, जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। ये रेवोल्यूशन क्यों किया गया था? ये रेवोल्यूशन इसलिए किया गया था, 3 चीज़ों को पूरा करने के लिए किया गया था, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये 3 गोल्स थे किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन के। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, तब से, ठीक है, 1789 जो रिवोल्यूशन हुआ था उसमें भी वो इक्वालिटी की बात कर रहे थे। ओके, उसके बाद आप देख लो जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था कॉलोनियल टाइम में, जो एशिया अफ्रीका कंट्रीज जो लिबरेशन मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, कॉलोनियल कंट्रीज के, ब्रिटिश के साथ जो कर रहे थे, तभी भी वो इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे। अब वो भी छोड़ दो, अगर आप इंडिया में देखते हो पहले से जो वेमेंस है, जो दलित्स है, वो किसकी मांग करते आ रहे थे? इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी जो कॉन्सेप्ट है पहले से ही है, एंड इक्वालिटी एक मोरल साथ में एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी देखो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट तो है, हम इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे तो ऑफकोर्स ये बात है एक पॉलिटिकल टर्म है, बट इसके साथ साथ एक मोरल टर्म है कि इक्वालिटी क्यों होना चाहिए। अब देखो ये जो इक्वालिटी टर्म है ये ऐसा है ना कि ये पहले से ये माना जाता है, अगर आप हर एक बुक वगैरह में पढ़ोगे तो ये आपको पता लगेगा कि जो ह्यूमन है वो गॉड के द्वारा क्रिएटेड है, मीन्स गॉड ने ह्यूमंस को बनाया है। तो अगर आप रेस, कलर, जेंडर कुछ भी अलग हो, फिर भी आपका बेस तो सेम है। मान लो एक पक्षी है, ठीक है, मतलब पैरट मान लो, ठीक है, पैरट है, क्रो है, पिजन्स है, ठीक है, ये सारे क्या है, डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट कलर के हैं, बट अगर हम इनको देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ बर्ड। तो वो बर्ड है बट उसके टाइप्स अलग है। वैसे ही हम सारे ह्यूमन से, आप जो मुझे देख रहे हो, मैं आप जो बोल रही हूँ, एंड हमारे यहाँ पे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सारे क्या है? ह्यूमंस है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि कोई ज़्यादा जो है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो उसमें डिफरेंसेस है, बट
एट द एंड हम क्या है, इन द एंड हम क्या है, हम एक ह्यूमंस है, ठीक है। एंड ह्यूमंस जो है विच इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, इसलिए हम ह्यूमैनिटी के बेसिस में जो है सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी क्यों मैटर करती है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, सबको एक इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड एवरीवन हैज़ द राइट टू डिग्निटी, सबको एक डिग्निटी मिलनी चाहिए, सबको एक राइट मिलनी चाहिए, बिकॉज हम क्या है, ह्यूमंस है। सो अब पढ़ते हैं व्हाट इज इक्वालिटी, आखिर ये इक्वालिटी क्या है। तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप बताओ डेफिनेशन क्या है इक्वालिटी का, तो आप लोगों में से मेजॉरिटी बोलेंगे, अब मैं सुन तो नहीं सकती बिकॉज ये वर्चुअल लर्निंग हो रही है, बट आई होप कि मेजॉरिटी जो लोग हैं यही आंसर देंगे कि इक्वालिटी में सबको इक्वल नजरों से देखो, सबको इक्वल राइट्स दो वगैरह वगैरह। बट मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट्स देना नहीं है। इक्वालिटी मीन्स क्या है, देखो पहले की डेफिनेशन देख लो जो मैंने लिखा है, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ऑल पर्सन आर एंटाइटल्ड टू सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल, टैलेंट्स एंड परस्यू देयर गोल्स। यहाँ पे एक टर्म आती है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्किल, टैलेंट। अब ये क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है, कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो एक आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, ओके, एंड जो है रेस की कॉम्पिटिशन चल रही है, आपको रेस करना है 100 मीटर रेस। तो रेस में आप दौड़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपके पास जो है अच्छे बूट्स वगैरह है, सब कुछ है, आप बहुत अच्छा दौड़ सकते हो, तो आपने रेस में पार्टिसिपेट किया। साथ में एक और आपका दोस्त है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मीन्स वो चल नहीं सकता, ओके, उसके पास भी बहुत अच्छे बूट्स है, उसके पास जो है बहुत अच्छे टी शर्ट है, वो चल नहीं सकता, तो पर उसको भी पार्टिसिपेट करना है उस रेस में, ओके। तो क्या होगा कि वो कर पाएगा, वो मतलब वो चल नहीं पाता, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए व्हील चेयर चाहिए, वो चल नहीं पाता, वो कैसे करेगा आपके साथ रेस 100 मीटर का, आप ही जीतोगे। तो आप बताओ, अगर हमने बोल दिया ठीक है इक्वालिटी, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो 100 मीटर रेस में क्या होगा, जो ज़्यादा तेज दौड़ के जाएगा वही जीतेगा। तो आपको लगता है आपका फ्रेंड जीत पाएगा? नहीं। तो इक्वालिटी मीन्स क्या होता है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इक्वालिटी मीन्स क्या होता है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसे, मान लो आप सीढ़ी से जाते हो, ठीक है, आपके जो स्कूल है उसमें आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हो, बट आपका जो वो वाला फ्रेंड है जिसको चलना नहीं आता, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, क्या वो सीढ़ी से चढ़ पाएगा ऊपर क्लास तक? नहीं। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, रैंप बनाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे इक्वालिटी आप देख रहे हो, यहाँ पे एक मोरल भी है, ठीक है, यहाँ पे मोरल मतलब क्या होता है, जिससे कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, एक नैतिकता, ठीक है। यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो कि देखो, आप तो सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हो क्योंकि आपके पास 2 लेग्स है, यू आर वेरी प्रिविलेज, बट आपकी जो फ्रेंड है जिसके पास चलने की जो है वो उसके पास इतना प्रिविलेज नहीं है, वो कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, रैंप। तो वो जो रैंप है ना, वो क्या है, आपकी इक्वालिटी, समझ लो। तो एक जो है रैंप, आपने ये देखा होगा काफी सारी जगहों में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में रैंप बनाए जाते हैं, कॉलेजेस में रैंप बनाए जाते हैं फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है। जो देख नहीं पाता वो आपके साथ बैठ के कैसे पढ़ेगा, ठीक है, उसके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट रखा गया है। सो दैट इज इक्वालिटी। इस इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सबको एक टाइप के ट्रीटमेंट करो। इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप सबको डिफरेंट वे में ट्रीट करो, एज पर देयर स्किल, एज पर देयर टैलेंट, एज पर देयर आप कह सकते हो उसकी जो भी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। आपके पास लेग्स है, यू आर वेरी प्रिविलेज, बस जिसके पास पैर नहीं है, जो चल नहीं सकता, उसके लिए आप एक अपॉर्चुनिटी दो, आप उसको क्या दो, रिसोर्सेज दो, ताकि वो उस चीज को कर पाए, तो तब होगी आपकी इक्वालिटी। आई होप इतना समझ पा रहे हो। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया आपके फ्रेंड का, ताकि आप और ज्यादा इससे जो है ना अटैच रह पाओ। तो इक्वालिटी आप पहले से जो पढ़ते आ रहे हो, उसका मतलब यहाँ पे चेंज होने वाला है, इसको ध्यान रखना। इक्वालिटी मीन्स क्या है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो अभी कोई भी आपको पूछे कि इक्वालिटी क्या है, बोल देना मीनिंग ट्रीटिंग पीपल इन अ डिफरेंट वे एज पर देयर स्किल, एज पर देयर टैलेंट, ओके। अब देखो इसमें जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की मैंने बात की। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, एंड नेचुरल और सोशल इक्वालिटी की हम बात करेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ओके। जैसे मान लो आपको भी डॉक्टर बनना है,
एंड किस आपके पड़ोस के लड़कों को भी डॉक्टर बनना है, बट आपकी जो पड़ोसी है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा पाए, इतनी फीस चुका पाए, या फिर कोई अच्छे कोचिंग सेंटर में भेज पाए, अच्छे अच्छे बुक्स दिला पाए, कॉपीज दिला पाए, वो इतने मतलब इतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, इनके पास इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं है। तो इसका भी जो सपना है, उस घर में जो बच्चा है उसका सपना है कि वो क्या बने, डॉक्टर बने। आपका भी सपना है डॉक्टर बनने का, आपके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है, आप बोलोगे तो एक दिन में बुक आ जाएगी, कोचिंग सेंटर में चले जाओगे आप, आपको अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, आप अच्छे फीस पे करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा जो है डॉक्टर बन पाएगा? ऑफ कोर्स आप बन पाओगे क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज है, बट जो दूसरा बच्चा उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, बट टैलेंट है उसके पास, उसको बनना है, वो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो तो पीछे रह जाएगा। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजियन, सेक्स, जो भी बोलो आप, ठीक है, आपकी कोई भी कलर हो, आपके पास कोई भी जेंडर हो, आप कोई भी रिलीजियन के हो, उसको नहीं देखा जाएगा, बट सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको एक इक्वल रिसोर्स मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो स्किल है, उनकी जो एबिलिटी है, उसको एनहांस किया जा सके, ठीक है। छोटा सा है ये, आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं नेचुरल एंड सोशल इक्वालिटी की। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, ये एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है। देखो, नेचुरल इक्वालिटी, नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी, नेम से ही आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा। नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है, जो नेचुरली आप में अनइक्वल है। जैसे कि आप अपने क्लास में जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, सबके पास सेम टाइप के स्किल, सेम टाइप के जो है नॉलेज तो नहीं होगी, सबके पास डिफरेंट होगी, सबके टैलेंट अलग होंगे, सबकी स्किल अलग होगी, कोई बोलने में बहुत अच्छा होगा, कोई लिखने में बहुत अच्छा होगा। तो इसे क्या कहते हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी में, जो आपके अंदर पहले से ही है, ठीक है, ये नेचुरल इनइक्वालिटी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। स्किल्स जब अलग होंगी, जब उनके टैलेंट्स अलग होंगे, तभी कुछ न्यू बनेगा, ठीक है, तभी कुछ इनोवेटिव आप कर पाओगे। तो नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है, जो आपके अंदर पहले से ही है, आपके स्किन टाइप अलग है, आपका कलर अलग है, आपका हाइट अलग है, आपके टैलेंट्स अलग है, इनको हम नेचुरल इनइक्वालिटी बोलेंगे। बट ये कब सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटी में जो हमारी सोसाइटी ने बना रखी है, वेमेंस है तो ये इतना नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं पढ़ पाएंगी, दलित है तो उसको बस मतलब जो छोटे मोटे काम हैं वही करने पड़ेंगे, वो बड़ा काम नहीं कर सकते, या फिर जो है डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब नहीं बन सकता, समझ रहे हो। तो सोशल इनइक्वालिटी क्या है, सोशल इनइक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटीज है जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कास्ट, ठीक है, कास्ट, जाति, जो वर्णा सिस्टम जो पहले चलता था, ठीक है, वर्णा सिस्टम आपको पता है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, दलित, तो इनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो सोशल इनइक्वालिटी क्या है, जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, एंड नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है, जो नेचर में पहले से ही है, तो इसको कुछ बुरा नहीं माना जाता, अब नेचर की इनइक्वालिटीज को एक्सेप्टेबल है, बट सोशल इनइक्वालिटीज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये जो नेचुरल इनइक्वालिटी है, इसको तो हम ठीक कर सकते हैं, जैसे अभी मेडिकल इतनी एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। आपने स्टीफन हॉकिंस को देखा होगा, जो मर चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है, बट आपने उनको देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उनकी पिक्चर्स देखना, वो इतने ज़्यादा डिसेबल है, फिर भी उनकी जो ये डिसेबिलिटी है उन्होंने कभी नहीं झलकने दी, ठीक है, उनके पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी था, वो बोल भी लेते थे, उन्होंने बुक भी लिखा है, सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो नेचुरल इनइक्वालिटी को ठीक किया जा सकता है, बट जो सोशल इनइक्वालिटी होती है ये यहाँ पे होती है, दिमाग पे होती है, जिसको चेंज करने में शायद अभी काफ़ी बरस लग जाएंगे, काफ़ी बरसों लग जाएंगे इसको ठीक करने में। लॉबी आ जाती है तो ये दिमाग की जो मेंटालिटी है ये सही नहीं हो पाती। तो नेचुरल इनइक्वालिटी जो है इसको हम ठीक कर सकते हैं, बट सोशल इनइक्वालिटीज जो है उसको ठीक होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो चलो कोई नहीं, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में, दैट इज 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी क्या है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट इसमें क्वेश्चन आता है। ओके, तो पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, पॉलिटिकल क्या है, ठीक है, विच इज़ लीगल, विच इज़ लीगली बाउंड्री, जिससे आप पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे
राइट टू वोट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो है राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो सारी चीजें हैं ये किसके अंदर आती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी में। आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी देना चाहिए। सफरेज मूवमेंट चला था, आपको पता है, राइट टू वोट के लिए, वेमेंस के राइट टू वोट के लिए वेमेंस ने कितना ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, कितनी ज्यादा पापड़ बेले थे, कितने ज्यादा मूवमेंट्स किए थे, आपको पता है। किस लिए किया था? राइट टू वोट के लिए। राइट टू वोट जो है वो आपको कब मिलती है? जब आप सिटीजन बनते हो। तो इक्वल सिटीजनशिप मिलना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कह रही इसका मतलब कि जो सब है सब आते रहेंगे, जैसे कोई भी आ रहे हैं वहां से माइग्रेट होगी, यहाँ से माइग्रेट होगी तो सबको सिटीजनशिप मिल जाना चाहिए, ये बात नहीं है। बट जो इंडियंस है उनको सिटीजनशिप मिलना चाहिए। कोई भी भेदभाव रेस, कास्ट, सेक्स इनके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सिटीजनशिप मिलना चाहिए। तभी आपको क्या मिलता है? राइट टू वोट। आपको जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो मिलता है, ठीक है, जो लीगली बाउंडेड होता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपके हार्म हुए तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में। तो राइट टू वोट हो गया, राइट टू सिटीजनशिप हो गया, इक्वल सिटीजनशिप, साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फॉर्म, एक्सप्रेशन, ठीक है। आप किसी पार्टी के उसमें जाके मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़े हो सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, ये ओके। तो ये सारी चीजें क्या है? लीगली बाउंडेड है, पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल राइट्स की बात यहाँ पे की गई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है सोशल इक्वालिटी। अब देखो पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल जाने से आपको सोशल इनइक्वालिटी तो नहीं मिलती। अब देखो मान लो आपके पास राइट टू वोट है, बट जिसको खाने को ही नहीं मिलता है, एक दिन की रोटी नहीं मिलती है, जिसको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलता है, जिसको मतलब हर दिन उसका टेंशन यही रहता है कि कुछ खाने को मिल जाए, उसके लिए वोट की कोई कीमत होगी? नहीं होगी, ठीक है। उसको बस वोट बैंक के लिए वोट के पहले जो है ना, आपको पता होगा पैसे वैसे दारू वगैरह दी जाती है, बट उनके लिए वोटिंग का जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है। तो वोटिंग कब उनके लिए वैल्यूएबल होगी? जब सोशली भी वो एम्पावर होंगे। जब सोशल मतलब क्या होता है? सोशल में जो सोसाइटी में आप देख सकते हो एजुकेशन, हेल्थ और जो भी है एजुकेशन, स्कूलिंग, हेल्थ, ये सारी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, ठीक है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, आपकी स्कूलिंग हो गई, एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन क्यों दिया गया था? इस वजह से ही दिया गया था बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल इक्वालिटी के लिए। समझ रहे हो? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी होने से कुछ नहीं होगा, हमें सोशल इक्वालिटी भी साथ साथ में चाहिए। बट ये जो सोशल इक्वालिटी है अभी कुछ कस्टम से, ट्रेडिशन से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखो हमारे यहाँ पे सबको यहाँ पे जो है इक्वालिटी दी गई है, सोशल इक्वालिटी, आप कोई भी जॉब कर सकते हो, जाके ये कर सकते हो। बट आपको ये केसेस तो पता होंगे यार कि मतलब अभी भी जो है वेमेंस को जॉब नहीं करने दिया जाता है, उनको स्कूलिंग नहीं दी जाती है। अगर एक बेटा होगा और एक बेटी होगी, ठीक है, तो अगर आपको डिसाइड करना है कि आप किसको पढ़ाओगे तो अब ऑफकोर्स ही बात है वो जाके एक बेटे को पढ़ाएगा, बेटी को नहीं पढ़ाएगा। तो अभी भी जो वो चीजें है ना कि अभी तक है बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन, बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ये सोचा जाता है कि अगर हमने लड़की को पढ़ा दिया वो ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट हो जाएगी तो हमारी बातें ही नहीं सुनेगी, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग आ जाएगा तो हमारी बातें नहीं सुनेगी, फैमिली में कोई मतलब जो है कोई काम नहीं करेगी, घर का काम नहीं करेगी, तो इसको नहीं पढ़ाते हैं। तो विलेजेस में अभी तक ये मेंटालिटी है, कहीं ना कहीं शहरों में किसी ना किसी के पास होगा ये मेंटालिटी। तो ये जो चीजें है अभी भी बाउंडेड है, अभी भी पूरी तरीके से सोशल इक्वालिटी जो है नहीं मिली है, अभी भी अनइक्वल सिचुएशन है हमारे यहाँ पे। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि सोशली एम्पावर करना। अगर लड़कियों को जो है रात में काम करने में अपने ऊपर जो है सिक्योरिटी फील नहीं होती, हैरेसमेंट का केस आता रहता है, रेप केसेस आते रहते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट है ही नहीं। ऐसे टेक्नोलॉजी आई या फिर लोगों का दिमाग एटलीस्ट अगर चेंज हो तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो सोशल इक्वालिटी की बात है। इसके बाद है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या है समझो, आप रिचेस्ट से रिच देख लो और पुअरेस्ट से पुअर देख लो और उसके बीच में जो डिफरेंस है वही आपकी इकोनॉमिक डिफरेंस। हमारी कंट्री में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमारे यहाँ पे जो है एक मिडिल क्लास है। बट कुछ जगह में कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि एक रिच क्लास है, एक पुअर क्लास है, बीच में कोई मिडिल क्लास नहीं है। हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास है जो है राइज हुए थे व्हेन फ्यूडल सोसाइटी से, जो थोड़े मतलब जो बिजनेस करना शुरू कर दिया था, जो टीचर्स थे, लॉयर्स थे, ये जो है मिडिल क्लास के इन्होंने फॉर्मेशन
पोजीशन किया था। तो हमारे यहाँ पे रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास तीनों क्लासेस है, बट यहाँ पे फिर भी जो है इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती कैसे है? देखो क्या होता है ना, जब शुरुआत में जब सोसाइटी आई थी या फिर जब शुरुआत में सब थे, क्या हुआ था, कुछ लोगों ने वेल्थ को गेन कर लिया था। ठीक है, अब जो मतलब समझदार थे ना, कि उनको पता है कि ऐसे ऐसे हम बिजनेस करेंगे तो हमारे पास ऐसा वेल्थ होगा, ये करेंगे, तो कुछ लोगों ने शुरुआत में, जब इस सबको इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन पैसों के पीछे, तो कुछ लोगों ने वेल्थ कलेक्ट कर लिया था। अब जितना जितना समय बढ़ता गया, पैसों की वैल्यू अच्छी होती गई, तो वैल्यू मिलता गया, और वो जो है एक धीरे धीरे क्या बना, एक रिच क्लास। जबकि एक ऐसा भी क्लास था जिसको इनकी कोई परवाह नहीं थी, ठीक है, पहले से कुछ किया ही नहीं, तो इनके पास वेल्थ आया नहीं। अब बिकॉज इनके पास सारा वेल्थ जा रहा है, तो इनइक्वालिटी किनके साथ हो रही है? इनके साथ। बिकॉज जैसे जैसे एक क्लास बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे आप हाई पोजीशन में जाओगे, आपके अंदर क्या आएगा, वो एक डोमिनेशन की फीलिंग आएगी। अरे चलो, इसको क्या आता है, इसके पास इतने कम पैसे हैं, मैं चाहूँ तो पूरा देश खरीद लूँ, ठीक है, वैसे टाइप का। ओके, सो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए, और ज़्यादा वेल्थ और ज़्यादा पैसे जो है कलेक्ट करते गए, और ये क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। इनके अंदर जो है लेबर्स काम करते थे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी, जिसके ऊपर मार्क्स ने भी कहा है, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, मार्क्सिज्म थ्योरी में हम पढ़ेंगे। तो क्या बना था, एक रिच क्लास, एक पुअर क्लास, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी है। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अंदर ही हम दो आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, दैट इज मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, ठीक है। फिर से दोबारा हम बात करते हैं इनके बारे में, मार्क्सिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है। मार्क्सिज्म आपने कहाँ सुना होगा, कम्युनिज्म मार्क्सिज्म, चाइना में सुना होगा ना, कम्युनिज्म मार्क्सिज्म। तो ये जो मार्क्सिज्म की थियरी है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, जो कि एक 19th सेंचुरी के बहुत बड़े ग्रेट थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने ये टर्म दिया था मार्क्सिज्म, ये थियरी दी थी मार्क्सिज्म। इनका कहना क्या था, जो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, ये क्यों हो रहा है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह यही है कि प्राइवेट ओनरशिप मतलब मान लो ये एक आदमी है, एक इंडिविजुअल है, इसने जो है प्राइवेटली लैंड ओन कर रखा है। प्राइवेटली मतलब समझते हो, जो इंडिविजुअल है, जो गवर्नमेंट नहीं है, जो है प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर वो कुछ कर रहे हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए करेगा, वो अपने भलाई के लिए करेगा, ठीक है, दूसरों के लिए तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप घर खरीद रहे हो, आप दूसरों के लिए तो नहीं खरीदोगे, अपने लिए खरीदोगे। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है कुछ प्राइवेट ओनरशिप करके रखते हैं ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, अदर प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ऑयल की, हम देख सकते हैं अभी जो ऑयल की है बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, तो ऑयल, फॉरेस्ट या फिर अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो है प्राइवेटली ओन करके रखते हैं। एंड इनका साथ में ये कहना है, जो प्राइवेट ओनरशिप है, इससे केवल वो लोग वेल्दी ही नहीं बनते, वो लोग रिच नहीं बनते, साथ में उनको एक पावर मिल जाता है। तो वेल्थ के साथ इनको एक क्या मिल जाता है, एक्स्ट्रा पावर, ठीक है, जिससे कि वो गवर्नमेंट को, लॉस को, पॉलिसीज को जो लिया गया है उसमें भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो वैसी पॉलिसी बनाएंगे जो उनके लिए अच्छा हो, उनके लिए सही हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये किनकी वजह से है, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की वजह से या प्राइवेट ग्रुप्स की वजह से, जो प्राइवेटली लैंड को, फॉरेस्ट को या फिर अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को ओन करते हैं, जिसकी वजह से वो रिच बनते जाते हैं। एंड जैसे जैसे वो रिच बनते हैं, उनके साथ एक पावर भी आता है, जिसकी वजह से वो लॉज को, पॉलिसीज को जो है इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? तो कार्ल मार्क्स ने इसका सोल्यूशन क्या दिया? कार्ल मार्क्स ने ये बोला कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी बनानी है, तो जो भी रिसोर्सेज है वो प्राइवेटली ओन्ड ना होके किसके पास होना चाहिए, पब्लिक के पास होना चाहिए, मीन्स गवर्नमेंट को देना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो है क्या करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे इक्वली, ठीक है। तो सोशलिज्म जो टर्म है, सोशलिज्म का मतलब क्या है, सोशलिज्म दूसरा है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म मतलब यही है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं सिमिलर है, बस एक आइडियोलॉजी की बात है। सोशलिज्म का भी मतलब यही है कि जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट जो है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मार्क्सिज्म का भी यही कहना है कि जो इसकी सोल्यूशन क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी हम कैसे ला सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज है वो प्राइवेटली ओन्ड ना होके किसके पास आना चाहिए, गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, पब्लिक के पास आना चाहिए, जिससे कि
ताकि सबको जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इसको खत्म करा जा सके। समझ आ रहा है? दैट इज ऑल अबाउट मार्क्सिज्म। अब देखो लिबरलिज्म की थियरी क्या कहती है। लिबरलिज्म थोड़ा अलग कहती है। अब लिबरलिज्म का ये मानना है अगर हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेरिट के बेस पे करना पड़ेगा, मीन्स हमें कंपटीशन करना होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप कोई रिजर्वेशन आप किसी से भी नहीं, आप क्या करोगे, डायरेक्ट एग्जाम दोगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर नहीं मिले तो आपको ज्यादा क्या है, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या बात करते हैं लिबरलिज्म, मेरिटोक्रेसी की सोसाइटी। मेरिटोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे मेरिट के बेस पे सब डिसाइड होता है, ये सब जो इमोशन वगैरह वो नहीं देखा जाता। एंड मेरिट के बेसिस में ये बोला जाता है कॉम्पिटिशन में अगर आपको जीतना है तो अगर आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप इतना मेहनत नहीं करी या फिर आप में कोई कमी है तो आप नहीं जीत पाओगे, तो कॉम्पिटिशन होगी, जो जीतेगा वो विनर। ठीक है, जो जीता वही सिकंदर वाली बात इसमें की जा रही है। मेरिटोक्रेसी की सोसाइटी की बात की जा रही है। ठीक है, कि एक जो है सबको एक कंपटीशन होगा, जो उसमें जीतेगा उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुली है। तो यहाँ पे देखो आपका जो है दिया हुआ है अबाउट लिबरलिज्म। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये जो सेकंड पोर्शन है इसमें आपका दिया हुआ है लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म भी क्लासिकल लिबरलिज्म होता है, नियो लिबरलिज्म होता है, तो इसमें भी डिफरेंस है, बट उसमें हम नहीं जाएंगे, वो आप हायर स्टडीज में आप इसको देखोगे। बट इसमें कुछ पॉइंट्स आप मार्क कर लो पहले। तो ये वाला कि लिबरल्स अपहोल्ड द पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिशन एज द मोस्ट एफिशिएंट वे। तो कॉम्पिटिशन को वो एफिशिएंट वे मानते हैं। सेकेंड जो थर्ड लाइन पे है, थर्ड लाइन पे दे बिलीव दैट स्टेट मे हैव टू इंटरवीन। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है क्लासिकल नियो लिबरलिज्म इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है लिबरलिज्म में कि यहाँ पे कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, होना चाहिए, एफिशिएंट वे है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टेट का इंटरवेंशन भी होना चाहिए। क्यों? अब देखो क्यों, बिकॉज ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, दैट इज इटसेल्फ cannot bring the equality and justice to society। जो मैंने ये पहले वाली बात बोली थी ना, ठीक है, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, ताकि सबको एक अच्छा रिसोर्स मिल सके, सब इक्वल हो सके, उसके बाद जो है कंपटीशन। तो यहाँ पे यही बोला गया लिबरलिज्म के स्टेट की भी ज़रूरत है, बिकॉज एक फ्री एंड फेयर कंडक्शन के लिए, उसके बाद एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, एक जस्टिस के लिए। तो जस्टिस, अपॉर्चुनिटीज और फ्री एंड फेयर कंपटीशन हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए कौन होना चाहिए, एक स्टेट। समझ आया? इसमें इतना बोला गया है कि हमें मेरिट के बेस पे ये जो है करना चाहिए। एक जो थिंकर है उन्होंने ये बोला था कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आवर स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सेम बट द गोल्स में भी डिफरेंट। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है मीन्स आपके पास आप दोनों, मतलब आप मान लो आपके कोई बहन है या आपका कोई भाई है, तो पेरेंट्स जो है उनको दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर ग्रेजुएशन तक करा रहे या फिर आपको अगर मास्टर्स करा रहे, आपको भी मास्टर्स करा दे, दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद क्या है, आपके गोल्स अब डिफरेंट हो सकता है। आप जैसे कंपटीशन करोगे, जैसे जैसे आप जो है आगे बढ़ोगे, आपके गोल्स डिफरेंट हो गए, उसके हिसाब से आपको अचीवमेंट्स डिफरेंट मिलेगी, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। इतना समझ आया? दिस टॉक्स अबाउट मेरिटोक्रेसी सोसाइटी। उसके बाद जो सेकेंड पैरा है, the principle of competition is most just and efficient way of selecting in jobs। ठीक है, एडमिशन के लिए, एजुकेशन, कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है, उसके बाद दे लो, जो जॉब्स है उसमें जो है क्या तरीका अपनाना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। फॉर इंस्टेंस इन आवर कंट्री मेनी स्टूडेंट्स होप फॉर एडमिशन, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एंड कोर्स हैव। तो इसमें सेकंड पैराग्राफ में देखो, इसमें 2 पैराग्राफ है। फर्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड में एग्जाम्पल है जो आप भी पढ़ सकते हो। बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी लिबरलिज्म की क्या है। ओके, क्लियर? उसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ कैन वी प्रोमोट इक्वालिटी। फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी हमने यहाँ पे देखा था पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो यहाँ पे फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब क्या है, देखो कि एक लॉ बनाना, कानून बनाना। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि यहाँ पे हम काफ़ी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने वर्ल्ड तो मतलब भरे हुए एग्जाम्पल से। काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ है, आई थिंक 100 या 120 से भी ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ है, ठीक है, जहाँ पे वेमेंस को जो है कुछ पर्टिकुलर एरिया पे काम करने में प्रोहिबिशन है।
ठीक है। अगर आप बांग्लादेश में देख लो तो वहाँ पे था कि लड़कियां जो है अंडर वाटर काम नहीं कर सकती, किसी जगह में है पेस्टिसाइड्स कंपनी में काम नहीं कर सकती, किसी जगह में और भी कुछ है ऑयल की इसमें काम नहीं कर सकती, या फिर मैनुअल सीवर वर्क्स नहीं कर सकती, ऐसे कुछ था। तो काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे जो है विमेंस को मनाही है, इन दी प्रोहिबिशन है टू डू और टू टेक पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, सर्टेन जॉब्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी है। अपने इंडिया में ही देख लो, कास्ट सिस्टम जो है उसमें हर एक कास्ट के लिए हर एक जो है ऑक्यूपेशन जो है बना दिया गया है। चाहे आप पंडित हो, चाहे अगर आप ब्राह्मण में भी जन्म ले रहे हो, बट आपको कुछ करने का, आपको बिजनेस करने का मन है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके वर्णा में नहीं आते। वर्णा सिस्टम जो था पहले, ठीक है, उसी की बात चल रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर दलित के साथ जो होता था, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल्स है कि कैसे हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ है। तो ये अगर फॉर्मल इक्वालिटी हमें लाना है तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, दैट फॉर्मल इनइक्वालिटी। तो जो इनइक्वालिटी है उनको हटाने के लिए हमें फॉर्मल इक्वालिटी लानी पड़ेगी बाय एस्टैब्लिशिंग लॉ। अभी लॉ जैसे फंडामेंटल राइट्स में भी जो ऐड हुआ है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है, क्यों ऐड किया गया? इंडिया में क्या क्या होता था आपको पता है, तो उसकी वजह से अनटचेबिलिटी वाला लॉ जो है डाला गया है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस आर्टिकल के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो आपकी भी दिमाग थोड़ी चलेगी, ओके, आर्टिकल्स वगैरह याद होंगे। फिर जो है और भी राइट्स है, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये सब है, ठीक है। ये जो लॉज है ना, इसकी जो आर्टिकल्स है इसको कोट करके अपने जो है आंसर लिखना बहुत अच्छा रहेगा। तो फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब एक लॉ बनाना, एक कानून बनाना, ठीक है, ताकि इन सबको हटाया जा सके। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है कि सबको डिफरेंटली ट्रीट करो, जो मैंने बहुत पहले आपको चैप्टर के पहले ही बता दिया था कि क्या होता है। हमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि सबके पास एक डिफरेंट स्केल है, ठीक है। अब हाथी को और एक मछली को तो आप वो नहीं कर सकते ना, पानी में स्विमिंग कंपटीशन, ठीक है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि दोनों की जो कैपेबिलिटीज है वो अलग है। वैसे ही सारे इंसान जो है, सारे ह्यूमन बींग्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज अलग होती है। तो उसके हिसाब से हमें जो है इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको डिसेबल का जो एग्जाम्पल दिया कि उसके लिए रैंप बना दो, जिसको दिखता नहीं उसके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट दे दो, ओके, जिनको सुनाई नहीं देता उसके लिए जो है मशीन्स आती है तो उनको दे दो, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटीज अलग होती है। तो इस वजह से हमें सबको जो है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना चाहिए रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट। और एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, बहुत ज्यादा ये वाला है, आपको याद रहेगा कि वेमेंस जो है, ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि यार वेमेंस जो है वो भी रात को जो है ओवर वर्क करेगी, या फिर जो कहते हैं ना ओवर ड्यूटी करता है ये वगैरह। एंड एक मैन को भी अगर आप कंपेयर करो तो दोनों को तो मैन को आप कह सकते हो कि हाँ तुम ओवरनाइट करो या फिर ये करो, बट अगर आप वेमेन को कह रहे हो तो आपको उसके साथ साथ उसको वो वाली जो है सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है वेमेंस के साथ हैरेसमेंट का केस कितना आता है, ठीक है, एक दिन में लगभग इतने हैरेसमेंट का केस आते हैं। तो वेमेंस एंड मेंस में कुछ डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, कुछ डिफ्रेंशिएशन की वजह से अगर आप किसी को वेमेंस को जो है कॉल सेंटर में रात भर जो काम कराते हैं उनके लिए उनको इतनी सिक्योरिटी भी देनी चाहिए कि उनको उतना सिक्योर फील हो, ठीक है। इसके बाद जो है आपको पता होगा जो लीव दिए जाती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे लीव दी जाती है, वो जरूरी। आप ये नहीं बता सकते कि यार कि मेन को तो ऐसी कोई लीव नहीं मिलती, वेमेंस को क्यों मिल जाती है, ठीक है, आप ये नहीं बता सकते क्योंकि हम सब अलग है। तो इस वजह से हमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। थर्ड है अफर्मेटिव एक्टिविटीज। अफर्मेशन क्या होता है, कुछ पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलो आई कैन डू, दीज आर ऑल दी अफर्मेशंस, ठीक है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो अफर्मेशंस कैसे आएगी सोसाइटी में, स्कॉलरशिप है तो इसके अंदर काफी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है, स्कॉलरशिप आ जाएगा इसके अंदर, जो स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा 10th में 90% अबव तो स्कूटी मिलेगी, लैपटॉप मिलेगी, साइकिल मिलती है। 12th में इतना कर दिया तो कुछ डिपार्टमेंट से जो है पैसे देते हैं, स्कूल से भी पैसे दिए जाते हैं। सो दीज आर ऑल सम रिवॉर्ड्स जो एक अफर्मेशन का काम करते हैं। स्कॉलरशिप है, आपको अब्रॉड स्टडी करना, आपको जो है 50% स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिजर्वेशन आ जाएगी,
ठीक है, रिजर्वेशन भी एक एफर्मेटिव एक्शंस है जो दी गई है। तो रिजर्वेशन आ गई, स्कॉलरशिप आ गई, ये सारे क्या है, एफर्मेटिव एक्टिविटीज है। साथ में देखो कुछ हेल्थ स्कीम्स होते हैं, ठीक है, हेल्थ स्कीम्स जहाँ पे आप फ्री में जो है क्या कर सकते हो, अपना हेल्थ चेकअप्स वगैरह करा सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में। उसके बाद जो है और भी है ना, ये जैसे जनधन योजना बनाई गई है, ठीक है, कोई भी जो है 0 रुपए में अपना जो अकाउंट खोल सकता है, जो गरीबों के लिए बनाए गए हैं। ये भी एक अफर्मेटिव एक्शंस है। तो जो भी एक्शंस जो एक पॉजिटिवनेस फैलाती है, जो लोगों को मदद करती है अपलिफ्ट करने में, उसको हम अफर्मेशंस कहते हैं। स्कॉलरशिप है, रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है, मुझे पता है बहुतों के दिमाग में आता होगा कि यार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। 1 to 1 तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते, बट हम करेंगे थोड़ा बहुत इसमें। रिजर्वेशन का आपको पढ़ना है तो उसको हम करेंगे। तो देखो रिजर्वेशन का हो गया, रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, हेल्थ स्कीम्स और जो भी स्कीम्स वगैरह आती रहती है गवर्नमेंट की, ये सारी किस में आएगी, अफर्मेटिव एक्शंस में आएगी। अब देखो इसके बाद है लास्ट टॉपिक जिससे हम एंड करेंगे इस वीडियो को, दैट इज रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्यों आई है, सबके मन में ये है कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि होना चाहिए तो आप उसके पीछे बैकिंग दो, डेटा दो। नहीं होना चाहिए तो उसके लिए भी डेटा दो कि क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, कितने % लोग जो है इसका फायदा उठा रहे हैं, कितने % नहीं है, कितनों को नहीं मिल रही है, जो सारे डेटाज है उसके साथ आपको बैक करना होगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है रिजर्वेशन को लेके क्वेश्चन, तो प्लीज डू बैक योर आंसर विद डेटास, विद फैक्ट्स, विद परसेंटेजेस, विद नंबर्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों लाया गया था, बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रुप्स थी, एक सेक्शन थी दैट इज कॉल्ड अनटचेबल्स, दलित ग्रुप, जिनको जो है प्रॉपर एजुकेशन या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं मिलती थी। ठीक है, वो हमेशा जो है दबाए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देख लो कि आप जो है ऑलरेडी वेल ऑफ हो, आपके पास हर एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप भी जो है, आपको भी जो है मान लो सामने यूपीएससी का एग्जाम देना है, एंड कोई बहुत पुअर जिसके पास बुक खरीदने के भी पैसे नहीं है, उसको भी अगर यूपीएससी एग्जाम देना है तो वो कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब हो सकता है उसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा ना हो, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। तो इस वजह से इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एंड इसके साथ साथ एक रिजर्वेशन भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो सिचुएशन है डिफरेंट है। मान लो ये एक ऐसा कैंडिडेट है जनरल, एंड ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि मतलब एससीज है, शेड्यूल कास्ट है, एंड ये ओरिजिनल वाले मतलब जिनको सही में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि इनको स्कोर करने में इजी होगी, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी इतना रिसोर्सेस है, अच्छा जो है आपके पास क्या है, एक अच्छा घर है, आपके पास अच्छा रूम है, आपके पास बड़े लैपटॉप्स है, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, अच्छे अच्छे पेन वगैरह सब कुछ है। आप जो मांगोगे वो है, तो आपके जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे, आपके जो स्कोर होंगे वो ज़्यादा होंगे। बट वैसे अगर हम कंपेयर करें जिसको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, इतनी मेहनत से वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम रिजर्वेशन देते हैं। ठीक है, इक्वालिटी लाने के लिए हम रिजर्वेशन देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। मान लो एक ऐसे एक टॉल लड़का है, एक इतना हाइट का है, एक इतना हाइट का है। ओके, तीनों को जो है इस बैकग्राउंड से जो है यहाँ पे कुछ मैच देखना है। ओके, तो ये दोनों तो देख लेंगे, बट इसका क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक रिजर्वेशन देंगे, दैट इज एक स्टूल देंगे, एंड अगर ये यहाँ पे खड़ा हो जाता है तो इसको मैच दिख जाएगा। तो ये जो टूल है ना, ठीक है, ये जो टूल है जिससे हम एक इक्वलिटी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रिजर्वेशन। बट ये जो रिजर्वेशन है पहले 10 साल के लिए कर दिया गया, 10 साल के लिए था, बट ये एक्सटेंड होता गया, बिकॉज आपको पता है ये एक वोट बैंक के लिए भी काम करता है। अगर आप अभी इसको हटाने की कोशिश करोगे, हटाओगे कि आपका दूसरा यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट आ रहा है कि इनको दो, मराठा को आप लोग रिजर्वेशन दो, आप लोग जाट्स को जो है रिजर्वेशन दो, तो कैसे हटाए। अगर गवर्नमेंट ने हटाने की कोशिश की ना, तो जितने लोग इसके अंडर है सारे जो है वोट्स इनको छोड़ के किसी और पार्टी को देंगे। ठीक, और अपोजिशन भी इसका फायदा उठाएगी। तो इस वजह से जा नहीं पा रहा है, ये वोट बैंक के लिए भी काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% जो है ये रखा है कि आप रिजर्वेशन जो है 50% तक दे सकते हो। तो हमारे यहाँ पे जैसे ओबीसी को 27% की रिजर्वेशन है, फिर जो है और भी है एसटीज के साइड 7% है, एंड जो है आपके एससीज के इससे थोड़ा ज़्यादा है, 12 या
या 15% ऐसे कुछ होगा। ओवरऑल जो है 49.5 या फिर 49.9% समथिंग जो है रिजर्वेशन की परसेंटेज है। बट अभी एक और जो है आई है न्यू, दैट इज EWS, सुना होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इनको 10% की जो है दी गई है रिजर्वेशन, जो रिसेंटली श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, दैट इज EWS की कोटा 10% की कोटा है। तो आप जब कॉलेज में जाओगे 12th के बाद आप लोग देख पाओगे कि मतलब एक्चुअली ये जो कोटाज है कैसे काम करते हैं। तो सारे उसमें जैसे जॉब्स के जैसे प्रमोशंस वगैरह हो गए, उसमें भी कोटाज होते हैं। फिर आपके नीट में, इसमें एंट्रेंस में, सब चीज़ में जो है कोटाज होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कम्प्लीटली कि रिजर्वेशन एक गलत चीज़ है, बिकॉज रिजर्वेशन एक मोटिव से शुरू किया गया था। सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए रिजर्वेशन की मांग की गई थी, रिजर्वेशन लाया गया था। बट या मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो इसकी जो प्रॉपर जो यूज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। इसमें चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। इसमें जो सबको जो है, जैसे एक क्रीमी लेयर होता है इसी में, ठीक है, क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो नॉन क्रीमी लेयर्स को मिलने चाहिए या फिर ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिनको सही में ज़रूरत है, तो उनमें थोड़ा काम करने की हमें ज़रूरत है। बाकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो सामने सामने बात होती तो मज़ा आता। फिलहाल इतना समझ लो क्यों आया था, क्या है, कितना रिजर्वेशन है। हर एक स्टेट में डिफरेंट रिजर्वेशन परसेंटेज होती है। मैंने एजुकेशन के बारे में बोला, EWS वगैरह 50 जो है 49.5 या 9% ऐसे कुछ है, एजुकेशन के मैटर्स में मैंने बोला, ठीक है। सो दैट इज क्लियर, इतना क्लियर है। एंड विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको थोड़ा मजा आया हो, थोड़ा अवेयरनेस फैली हो आप में कि आपको भी अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ना चाहिए। अगर आप दूसरों को देख रहे हो तो दूसरों को अवेयर करो, अपने आप को अवेयर करो, बिकॉज यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। सो विद दिस आई केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताओ, और प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।